नमस्कार। लोकतंत्र की सच्ची आत्मा आखिर है क्या? वो तभी तो प्रकट होती है ना, जब इस देश के नागरिक अपनी सरकार से सीधे सवाल कर सकें और जवाबदेही की मांग कर सकें। आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक कानून का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। तो चलिए इस लीगल एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे इस कानून ने हमारे सिस्टम में पारदर्शिता की एक मजबूत नींव रखी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कानून की किताब में आप सभी जागरूक नागरिकों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों को ऐसे ही प्रीमियम और इन डेप्थ लीगल विश्लेषणों के जरिए अपने अधिकारों को समझना पसंद है, तो कृपया इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपका यही सपोर्ट हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी एक्सप्लेनर्स लाते रहने के लिए प्रेरित करता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू करेंगे, फिर इसके उद्देश्य, महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान, कुछ हिस्टोरिक केसेस को देखेंगे और अंत में इसकी आलोचनाओं और हालिया संशोधनों पर चर्चा करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, यह अधिकार हमें कोई रातों रात नहीं मिल गया। एक समय था जब सरकारी कामकाज पूरी तरह से एक ब्लैक बॉक्स की तरह था। ये तुलना देखिए, ब्रिटिश काल के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत सरकारी जानकारी पूरी तरह गोपनीय मानी जाती थी। मतलब सरकार के किसी फैसले की जानकारी साझा करना सीधा सीधा एक दंडनीय अपराध था। आजादी के कई दशकों बाद भी सिस्टम में यही अपारदर्शी मानसिकता हावी रही। लेकिन फिर आता है आरटीआई एक्ट 2005, जिसने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। इसने तय किया कि अब पारदर्शिता एक स्टैंडर्ड है, कोई अपवाद नहीं, और जानने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हम सबका एक मौलिक अधिकार है। अब ये बदलाव अचानक से नहीं आ गया था। 1990 के दशक में राजस्थान में एक जमीनी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे मजदूर किसान शक्ति संगठन या MKSS ने लीड किया। उन्होंने जन सुनवाई शुरू की, जहां विकास कार्यों के एक एक पैसे का हिसाब मांगा गया। ये एक चिंगारी थी। फिर 1996 में जस्टिस PB सावंत ने एक बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। 2000 के दशक आते आते कई राज्यों ने अपने अपने ट्रांसपेरेंसी कानून तो बना लिए, लेकिन उनमें कोई एक रूपता नहीं थी। आखिरकार सालों के लंबे जन संघर्ष के बाद 15 जून 2005 को संसद द्वारा ये ऐतिहासिक आरटीआई अधिनियम पारित कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इसका उद्देश्य और विस्तार। इस कानून का मेन गोल बहुत क्लियर है, व्यवस्था में जवाबदेही लाना और भ्रष्टाचार पर लगाम कसना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम जानकारी मांग किससे सकते हैं? यहीं पर पब्लिक अथॉरिटी यानी सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा समझना जरूरी हो जाता है। सेक्शन 2H कहता है कि संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित कोई भी बॉडीज के अंडर आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो NGO या गैर सरकारी संगठन भी इसके दायरे में आते हैं, जिन्हें सरकार से भारी फंडिंग या कंट्रोल मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसका दायरा कितना विशाल और सशक्त है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और दिलचस्प हिस्से पर, यानी भाग 3, महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान। यही वो लीगल मैकेनिज्म है जो इसे आम नागरिकों का सबसे बड़ा हथियार बनाता है। इसका प्रोसेस इतना सिंपल रखा गया है कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सके। सेक्शन 6 और 7 के तहत आपको बस जन सूचना अधिकारी यानी PIO को एक लिखित आवेदन देना होता है। आप इसे अंग्रेजी, हिंदी या अपनी किसी भी क्षेत्रीय भाषा में लिख सकते हैं। फीस मात्र 10 रुपए। और अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL कैटेगरी में है, तो उनके लिए ये एकदम मुफ्त है। इसके बाद अधिकारी को 30 दिन के अंदर आपको जानकारी देनी ही होगी। और सबसे कमाल की बात सुनिए, अगर मामला किसी की जान या स्वतंत्रता से जुड़ा है, तो ये टाइम लिमिट 30 दिन नहीं, बल्कि सिर्फ 48 घंटे है ना पावरफुल? खैर, अगर आप लोगों को इस कानून का ये लीगल ब्रेकडाउन ज्ञानवर्धक लग रहा है, तो अभी के अभी कानून की किताब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप दर्शकों के समर्थन से ही हम ऐसे जटिल कानूनी विषयों को इतनी आसानी से डिकोड कर पाते हैं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप RTI लगाकर देश के न्यूक्लियर कोड्स मांग लें और सरकार को देने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। सेक्शन 8 के तहत कुछ छूट प्राप्त श्रेणियां हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, वो बातें जिन्हें कोर्ट ने बताने से मना किया हो, ट्रेड सीक्रेट्स, विदेशी सरकारों से मिली खुफिया जानकारी, कैबिनेट के पेपर, जब तक कि फैसला ना हो जाए, या फिर कोई ऐसी जानकारी जिससे किसी की पर्सनल प्राइवेसी छिनती हो। लेकिन यहां भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पेंच है।
अगर जानकारी छुपाने से ज्यादा जानकारी बाहर लाने में कोई बड़ा सार्वजनिक हित या पब्लिक इंटरेस्ट है तो इन अपवादों के बावजूद जानकारी दी जा सकती है। अब जरा भाग 4 पर नजर डालते हैं, प्रभाव और ऐतिहासिकवाद। अदालतों ने कैसे इस कानून को इंटरप्रेट किया है, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स ने इस कानून को वाकई बहुत धार दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1981 में ही एसपी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार क्या कर रही है ये जानने का जनता को पूरा हक है। फिर 2011 में सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय का केस आया। इसमें तय हुआ कि स्टूडेंट्स को अपनी चेक की हुई आंसर शीट्स देखने का पूरा अधिकार है। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और फिर 2019 में एससी अग्रवाल केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से कह दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय यानी सीजीआई ऑफिस भी आरटीआई के दायरे में आता है। इससे साफ पता चलता है कि न्यायपालिका ने इस कानून की पहुंच को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन देखिए, तस्वीर हमेशा पूरी तरह से गुलाबी नहीं होती। भाग 5 में हम कुछ चुनौतियों और हालिया संशोधनों का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। सिस्टम में कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अधिकारी सही आवेदनों को खारिज करने के लिए सेक्शन 8 का एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत है पेंडेंसी। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में लाखों अपीलें बस धूल खा रही हैं। इसके अलावा जो आरटीआई कार्यकर्ता संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, उन पर हमले एक बहुत ही चिंताजनक विषय रहा है। साथ ही 2019 का आरटीआई संशोधन अधिनियम भी काफी चर्चा में रहा। इस अमेंडमेंट के बाद मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल और सैलरी को केंद्र सरकार के कंट्रोल में कर दिया गया। आलोचकों का तर्क है कि इस बदलाव से इंफॉर्मेशन कमीशन की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर असर पड़ता है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंतिम भाग यानी निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। आरटीआई सिर्फ पन्नों पर लिखा एक कानून नहीं है, ये एक वाइब्रेंट टूल है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय जी का ये कोट इसे बिल्कुल सटीक तरह से बयान करता है। आरटीआई एक दीपक है जिसे नागरिकों को स्वयं जलाना होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जब तक नागरिक खुद जागरूक होकर सवाल नहीं पूछेंगे, ये दीपक अंधेरे को दूर नहीं कर पाएगा। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आरटीआई अधिनियम हमारे लोकतंत्र को इसी तरह ट्रांसपेरेंसी से रोशन करता रहेगा, या फिर फाइलों का अंबार, आयोगों में पेंडेंसी और प्रशासनिक बाधाएं इसके प्रकाश को धीरे धीरे कम कर देंगी? इसका जवाब अंततः हम पर यानी इस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि हम अपने जानने के अधिकार का कितनी दृढ़ता से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आरटीआई अधिनियम 2005 की अहमियत और इसका पावर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इन डेप्थ और न्यूट्रल कानूनी विश्लेषण आगे भी देखते रहने के लिए कानून की किताब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कानूनी विश्लेषण में। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।